कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की जानिब से पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी गई है और कल का एहतजाज क्या असर रखता है ये तो कल का दिन ही बताएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि कल पाकिस्तानी आवाम को अपना हक लेने के लिए भरपूर तरीके से इस एहतजाज में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा होने वाले जाली इलेक्शंस 2 नंबर इलेक्शंस ने जो पाकिस्तान की काया पलटी है और पाकिस्तान की मईशत का मजीद बेड़ा गर्क किया है, उसके हरकारों को जब तक आप सज़ा नहीं देंगे, उसके हरकारों को जब तक आप पनिश नहीं करेंगे, उनके खिलाफ एहतजाज नहीं करेंगे, तब तक आपकी नस्लों का मुस्तकबिल नहीं संवरने वाला। आज की इस व्लॉग में मुमकिन है कुछ बातें ऐसी मैं करूं जो मेरे कुछ दोस्तों को नागवार गुजरे, उसके लिए मैं पेशगी माजरत चाहता हूं। आप ये देखिए कि पाकिस्तान पर नहुसत की परछाइयां हैं कि टलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक नहुसत जाती है तो दूसरी नहुसत आ जाती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आ जाती है। अब आज सदारती इलेक्शन हुआ और सदर जरदारी जो है वो पाकिस्तान के 14वें सदर फिर मुंतखब हो गए हैं। ये तयशुदा प्लानिंग के मुताबिक, जो कि पीर पगड़ा साहब ने भी कहा था कि 2.5 महीने 3 महीने पहले इस इलेक्शन की तमाम बुनती बुनी गई थी और सब कुछ तय कर लिया गया था, यहाँ तक कि ओहदे तक बांट लिए गए थे। तो ये तो इलेक्शन महज आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, न सिर्फ आवाम को बल्कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को भी बेवकूफ़ बनाने के लिए और IMF से पैसा हथियाने के लिए ये सारी चाल चली गई है। ये महज दिखावे का एक इलेक्शन था। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 आप अंदाज़ा कर लीजिए कि कुछ लोग जो हैं वो फॉर्म 45 के मुताबिक अपना हक लेना चाहते हैं और 47 वाले जो हैं वो इतने बेशरम, बेहया और ढीठ हैं, ख्वाजा आसफ समेत और बाकी के जितने लोग हैं जिनको पता है कि हम हार चुके हैं, लेकिन फिर भी वो इस इलेक्शन में जाके, इस पार्लियामेंट में जाके बैठकर इखलाकियात के भाषण दे रहे होते हैं। तो इनकी शक्लों से इस कदर नहुसत और मकरूपन टपक रहा होता है कि जिसकी याद नहीं। देखिए, ये तो था नहुसत का एक पहलू कि जिसमें इंतजामिया जो है, ब्यूरोक्रेसी और आपके सियासतदान और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, बिलखसूस अमेरिका, बरतानिया, ये सारे मिल के पाकिस्तान के मुखालिफ जो हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और उसके लिए उनके अपने पपेट्स मौजूद हैं, उनके एजेंट हमारी सफ़ों में मौजूद हैं, उनसे वो अपना काम ले रहे हैं। अब आ जाइए दूसरी तरफ, जो मैंने आपको कहा था कि मेरी बातें शायद आपको नागवार गुजरे। देखिए, जब पूरे मुल्क में मक्का जनरल स्टोर, मदीना जनरल स्टोर, गंजबख्श जनरल स्टोर, फरीद जनरल स्टोर और बिलाल जनरल स्टोर, जब इस तरह के नामों के साथ जनरल स्टोर्स पे शाह आलम मार्केट लाहौर के 2 नंबर शैम्पू, क्रीमे, टूथपेस्ट और परफ्यूम आप असल के दामों बेचेंगे और आप समझ रहे हैं कि बाहर मदीना लिख के तो आपकी कमाई हलाल हो जाएगी, तो ये भी एक पहलू है नहुसत का। मैंने पहले भी कहा था कि हर किलोमीटर में 4 मसाजिद हैं, 4 मुख्तलिफ मसालक की, लेकिन 10 किलोमीटर के अंदर एक खालिस दूध की दुकान नहीं है कि जहां से आप अपने बच्चों को खालिस दूध पिला सके। और वो दूध बेचने वाला ये समझता है कि मैं अपने घर में चूंकि खालिस दूध लेके आता हूं, मेरे बच्चों को तो मुयस्सर है, दूसरों के मरते हैं तो मर जाए मेरी बला से। वो ये नहीं जानता कि जिंदगी मुकाफात अमल है। और जब उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो वहां से जो चीजें खरीद के खाते हैं वो 2 नंबर होती हैं। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि तुम किसी के लिए गड़ा खोदोगे और उसमें खुद नहीं गिरोगे। ये है नहुसत का एक दूसरा पहलू। और तीसरा पहलू ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे जितने भी दफातर हैं जहां से हमें जरूरत पड़ती है कि हमने मीटर लगवाना है, हमने अपने बिल की किस्तें करानी है, या हमने और कई काम है जो FDA से मुतलका है, LDA से मुतलका है, यानी जो भी अथॉरिटीज हैं उनसे आपने जो भी काम लेने हैं, वहां पर जो अफसरान बैठे हुए हैं, आप अपना जायज काम कराने के लिए उनको 200 से 100 रुपए से लेके और 1 लाख रुपए तक जब आप रिश्वत फराहम करते हैं, तो उसके लिए तो हुक्म है कि रिश्वत देने और लेने वाले दोनों जहन्नमी हैं। तो आप देखिए, जहन्नमी होने का कारोबार वहां अरूज पे है। आपको अपना जो भी जायज कारोबार, जो भी अपना जायज काम करवाना है, उसके लिए अगर आप जायज तरीके से जाते हैं उसका परवाना हासिल करने के लिए, तो आपको कभी नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको रिश्वत ही देनी पड़ेगी। वहां 2 नंबर कमाई रखना आसान काम है, 1 नंबर कमाई रखना मुश्किल काम है। इसलिए कि FBR के जितने राशि अफसर हैं वो आपको खुद तरीके बताते हैं कि जनाब आप इसको इस तरह से कर लें, इसको इस तरह से कर लें, इतने पैसे आप हमें दे दें, आप मौज करें, अब आपका काम हो गया। जिसका लाइनमैन आपसे आके 200 रुपए महीना या 500 रुपए महीना या 1000 रुपए महीना आपसे वसूल करता है आपका मीटर पीछे करने के लिए, या आपकी जो रीडिंग है उसको पीछे करने के लिए, आप उसको 1000 रुपया तो दे देते हैं। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आप अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों में क्या आपका शुमार नहीं होता?
क्या आपकी जब आप लोड शेडिंग के लिए वावेला करते हैं, रोते हैं, तो क्या वो तमाम अफराद नहीं समझते कि वो इस जुर्म का बाकायदा हिस्सा है, जो अपने लाइनमैन को पैसे देते हैं और अपना मीटर पीछे करवाते हैं, और फिर ये कि बाकी जितने भी काम हैं सुई गैस के लिए आप देख लीजिए कि कितनी फैक्ट्रियां जो हैं वो चोरी सुई गैस पे चलती हैं, और उसका मालिक हर साल उम्रा भी करने जाता है। अब उस गैस, चोरी की गैस पर की जाने वाली कमाई किस तरह हलाल हो सकती है? इसी तरह चोरी की बिजली के साथ घर का बिजली का तो आपका निजाम चोरी का है, और आप चोरी के बल्ब के नीचे बैठ के कुरान भी पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि आपकी इबादत कबूल हो जाएगी। आप नमाज अदा कर रहे हैं चोरी की बिजली के नीचे खड़े हो पंखा चला के, और आप समझ रहे हैं कि आपकी ये इबादत कबूल हो जाएगी। तो मेरे समेत हम सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। मैं अपने आप को पारसा होने का दावा तो नहीं कर रहा, या मैं उससे मुबर्रा नहीं कर रहा। ये ना समझिए कि मैं आप ही को कह रहा हूं, लेकिन मैं हैसुल कौम, हमारा किरदार यही है, और अगर हमारा किरदार यही रहा तो हमें बर्बादी से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इमरान खान अकेला बेचारा क्या कर लेगा, वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है? जब हम खुद अपना बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं, जब हम खुद अपने आप को तबाह करने पे तुले हुए हैं, तो कोई कौन होता है? हम दुश्मन को बददुआएं क्यों कर दें? हम अपने आप को बददुआ क्यों ना दें कि हम अपने आप के साथ भी और अपने आने वाली नस्लों के साथ भी हम ज्यादती कर रहे हैं? हम अपनी नस्लों को दे क्या रहे हैं? देखिए, ये है वो तमाम मुहर्रकात जिसकी वजह, ये अभी मैंने ट्रेलर पेश किया है छोटा सा। आप यकीन कीजिए, बातें इतनी हैं कि मुझे लगता है कि शायद 1-2 घंटे का मैं व्लॉग भी कर लूं तो वो कम पड़ जाएगा। मेरी अपनी नजर से गुजरे हुए वाकयात ऐसे ऐसे हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं, कस्टम वाले आपके साथ क्या सलूक करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी इतना तंग है इन कस्टम वालों से कि जिसकी हद नहीं है। क्यों? कि जायज तरीके से कोई बंदा आता है उसको माफ नहीं किया जाता, और हमने ऐसे भी देखे हैं जिनका पहले से प्रोटोकॉल लगा हुआ होता है। एक पोर्टर आता है, आके उनकी ट्रॉली पकड़ता है, बगैर चेकिंग किए वो बाहर चला जाता है। पता चलता है कि उसके बैग में तो 20 बोतलें शराब की थी, वो तो लेके निकल गया। क्यों? कि उस शराब की बोतलों में हिस्सा जो है वो अफसरान को भी जाएगा। सो ये सारी बातें जो हैं ये तयशुदा बातें हैं। यहाँ पे मैं किस किस बात का रोना रहूं? जिस मुल्क के मौलानाओं में, मौलवियों में नासिर मदनी जैसे वो मसखरे नौटंकी आ जाएंगे, दाढ़ी रख के इमामा पहन के आप ना तो मौलवी बन जाते हैं ना आप आलम बन जाते हैं, और वो बैठ के किस तरह बच्चों के साथ वो भांड बंद करता है वो, और वो पीर शुफ को देख लें, या मतलब इस तरह के और जाली पीर कितने हैं। हमारी औरतें, वहां की खवातीन जो हैं वो जाली पीरों के पास इस कदर तादाद में जाती हैं, और मुझे हैरानी होती है कि घर के मर्द उनको किस तरह इजाजत दे देते हैं। गुजरांवाला का वो वाकया आपको याद होगा, जिस पीर ने एतराफ किया था कि मैंने 300 औरतों को हमला किया है। 300 का तो वो था जो ऑन रिकॉर्ड है। मैंने पहले कहा था कि मेरी आज के व्लॉग में कुछ बातें तलख होंगी जो आपको नागवार गुजरेंगी, लेकिन ये हकायक है। मैं कहां चला जाऊं? मेरे माशरे का तो हाल ये है, मैं तो उस माशरे से ताल्लुक रखता हूं कि जहां अगर आप इख्तलाफ करते हो तो आप बदतमीज हो, और अगर आप सच बोलो तो आप बेअदब हैं, गुस्ताख हैं, और अगर आप खामोश रहो तो आपसे बड़ा मुनाफिक ही कोई नहीं है। और अगर आप हकायक बयान करने के लिए किसी के सामने मुंह पे बात कर दो तो अगला आपके मुंह पे कह देता है कि तुम तो गद्दार हो। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के हक में बात करते हैं तो कहते हैं तुम्हारा क्या ताल्लुक है पाकिस्तान से, तुम तो बाहर जा बसे। आप कभी ये भी तो इस बात को भी तो गौर कीजिए कि हमें क्या तकलीफ है कि हम क्यों करते हैं ये सब। और मैं जो रोज का व्लॉग करता हूं और मैं वावेला करता हूं, और मुझे धमकियां भी दी जाती हैं और मुझे मैसेजेस भी लिखे जाते हैं और बहुत कुछ कहा जाता है, बुरा भला भी लिखा जाता है, तो हम क्यों बर्दाश्त करते हैं? क्यों गाली खाएं? और किसके लिए खा रहे हैं हम गालियां? आप लोगों के लिए, जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। हमें यह तकलीफ है कि हमारी आने वाली नस्लें, आपके बच्चे, वो तकलीफ ना उठाएं जो तकलीफें आप उठा रहे हैं, जो तकलीफें हम उठा रहे हैं यहां बैठ के, हमारी नस्लें ना उठाएं। ये सियासतदान, ये ब्यूरोक्रेसी, ये इदारे, ये तमाम के तमाम पाकिस्तान के करप्ट हो चुके हैं। इनमें रिश्वत, इनमें राशि लोग, इनमें शराबी जानी लोगों की बहुतात है। आप अब इन लोगों को राह रास्त पे नहीं ला सकते। एक ही तरीका बचता है, बाहर निकलिए, उठिए, अपना हक अदा कीजिए और इनके हलक में हाथ डाल के अपना हक ले लीजिए। यही एक सूरत बची है। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि यह घी सीधी उंगली से निकलेगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई उम्मीद मत रखिएगा। अगर आप बाहर निकल आए, कल बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, खुदा रा बाहर निकलिए, अपना हक लीजिए। आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके वोट के साथ ज्यादती हुई है, आपके लीडर के साथ ज्यादती हुई है। इस ज्यादती का बदला लेने के लिए आपको बाहर निकलना होगा। जिस दिन 2-3 मिलियन बंदा बाहर आ गया, एक दिन में आपकी काया पलट जाएगी। कुछ कीजिए प्लीज।